अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुल्की बका की जंग है, जिसके लिए तमाम तवानाइयों के साथ मैदान में आना होगा। जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी इसी किस्म के अज़म का इजहार किया गया। लेकिन दूसरी जानब हम देखें जो सियासी तकसीम है वो इस अहम मामले पर भी दिखाई दे रही है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस पूरे मामले में फ्रंट लाइन सूबा है, उसके जो वज़ीर आला हैं वो इस पूरी सूरत हाल पर क्या तबसरा कर रहे हैं, पहले आपको ये सुनवाते हैं। नहीं, ऑपरेशन तो की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते। देखिए, हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। 22,500 के लगभग टोटल है द बॉर्डर एंड इनसाइड द बॉर्डर। तो अभी पहले तो 5,500 थे, अब तकरीबन कोई 9,500 से 11,500 के दरमियान आ चुके हैं। इसके अलावा इनमें अगवान भी जो है वो भी है। ये आपने सुना वज़ीर आला क्या कह रहे हैं। कौमी इस्लामी कमेटी का जो लामिया आया उसमें भी किसी किस्म के नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई, लेकिन बतौर वज़ीर आला वो शरीक थे, उनकी जमात शरीक नहीं थी। लेकिन अपोजिशन लीडर भी कुछ इसी किस्म की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुकूमत कह रही है कि सामो एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई, नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। केपी सीएम जो है वो पिछले 2 दिन से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन डेफिनेटली होंगे। ये आपने सुन लिया हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। बड़ी अहम सूरत हाल है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को एक साथ बैठना होगा ताकि ये ऑपरेशन जो है, जो कौमी बका का ऑपरेशन है, इसको तकमील कर पहुँचाया जा सके। दूसरी जानब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को लेकर बहुत सी खबरें आ रही थी। आज इस हवाले से बहुत से इंकशाफात भी हुए हैं कि कौन इन सारे अकाउंट्स को बाहर से बैठकर ऑपरेट कर रहा है और मुकामी तौर पर कौन इस सारे मामले में जो है वो फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजोता साहब, रानमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाशमी साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। आमिर अलियास रान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रान साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। बड़ा अहम मसला है, कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास भी हो गया लेकिन एक कंसेंसस पैदा नहीं हो रहा, उसको बल्कि मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। असल में ना सियासत राजनीति इसी चीज़ का नाम है कि एक सब ने बैठ के वहाँ पे करारदाद पास की। तो मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल ये था कि शायद उनकी बात उस तरह नहीं आई, तो उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया और अली अमीन गंडापुर साहब टेलीविज़न के माज पे आ गए और सबको बताने लग गए कि जी वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। जो तलाल की आपने बात सुनाई तो जाहिर है कि ऑपरेशन की तो कोई बात नहीं हुई। वहाँ पर तो एक ब्रीफिंग दी गई जो इन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर ने भी कही कि वहाँ एक प्रेजेंटेशन दी गई थी। आज अभी थोड़ी देर पहले हम केपी हाउस में थे वज़ीर आला के साथ जी, उन्होंने इंटरेक्शन रखा हुआ था, तो वो बिल्कुल और उसमें है जहनी। उसमें मैंने उनसे पूछा बाकायदा कि DGI हमारे एक नहीं 2 गए तालिबान के पास बात करने के लिए। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स जो स्पेशल एनवाई थे वो जाते रहे। वो उनका कहना ये था कि कभी एंगेज ही नहीं किया गया तालिबान को। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मौलाना फजलुर रहमान जो गए, कह लेंगे नहीं अब मौलाना फजलुर रहमान की वहाँ वो फिर हंस के कहने लगे फिर मेरे गले पड़ जाएगा, लेकिन मैं बात कहता हूँ उनकी वो वैल्यू नहीं रही वहाँ पे, वो दौर और था। वो कहेंगे पिछले साल जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं ज़मीन में था, हवा में था, मैं वहाँ नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने भरपूर इलेक्शन भी लड़ा, कह भी दिया कि नहीं हमें कंपेन नहीं करने दी गई। तो आज और चीज़ है, आज मैं CM हूँ, मैंने तमाम मुशरान के साथ मिल के और आर्मी चीफ़ को भी ब्रीफ़ किया, एपेक्स कमेटी को भी किया और मैंने एक प्लान बना के भेजा हुआ है फ़ॉरेन ऑफिस को भी और इंटीरियर को भी, और 2.5 महीने हो गए जवाब नहीं आ रहा। उनसे हमने बड़ा कहा कि जी आप जो भी बात कहें कि तालिबान को तो अंगेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, असल बात यह है कि वो TTP को अंगेज नहीं कर रहे, कि वो या तो रोक लें उन्हें, नकलो अमल बंद कर दें, तो वो उस तरफ नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे नहीं आपको पहले TORs बनाने होंगे, पहले तालिबान को एंगेज करना होगा। 20-22 की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो कहते हैं तालिबान के साथ हमारा कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। अच्छा, जो बुरी हुकूमत है। हम मतलब और बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, सब ने कहा कैसे नहीं है, कितनी दफ़ा हुई है, तो वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, उनकी सुई अटकी हुई थी कि जो मैंने प्लान दिया है मुझे आज कहेंगे तो कल मैं वहाँ खुद मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ मैं बैठा हुआ नज़र आऊँगा आपको। मेरे इतनी अच्छी टर्म्स हैं जिन लोगों को मैंने डाला है। अब अल्लाह जाने ये चीफ मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं या फौज ठीक कह रही है, हुकूमत ठीक कह रही है, लेकिन वो तो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा जो लोग वहाँ गए हैं। तो गैप कहाँ है? गैप तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोर कमांडर हाउस की ब्रीफिंग में भी होते हैं, आर्मी चीफ की मीटिंग में भी थे, इसमें भी थे। लेकिन और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ पे किसी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं हुई, ना कोई बात हुई, लेकिन मुझे ये खौफ था कि लोग ना समझे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने वजाहतें शुरू करें। अच्छा, इसलिए वजाहत दे रहे हैं वहाँ, वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। ठीक है, पंजाब साहब ये कन्फ्यूजन क्यों है? मतलब आवाम को अपने सूबे की सेटिस्फाई कर रहे हैं CM? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारी मंगल को मुलाकात हुई खान साहब से और उन्होंने तमाम दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उस पर अफसोस का इजहार किया। दूसरी बात यह है कि
अली अमीन साहब ने जो TROs भिजवाए थे वफाकी हुकूमत तो उसके ऊपर जवाब नहीं आया। इनकी सीरियसनेस शो करवाती है उसका जवाब ना देना, और दूसरा अडयाला जेल का दरवाज़ा ना खोलना। यानी अगर आप जलसे को मुलतवी करने के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं, लेकिन जब मुल्की सलामती का मामला है और सबसे बड़ी जमात के सरबराह उसकी मशावरत के बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी सपोर्ट पूरा पाकिस्तान करता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी, वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो जब तक पूरी कौम जो है उसको आप एतमाद में नहीं लेंगे, आप कैसे कोई भी मसले का हल निकाल सकते हैं। तो हमारा तो क्लियर मौक़िफ़ है। नंबर 2 बात यह है कि जब इनकी तरफ से सीरियसनेस नहीं शो करवाई गई तो हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद करने का ऐलान किया है, जिसमें हम इनको और बाकी जितनी तमाम जमातें उन तमाम जमातों को लेकर पॉलिसी देखें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, दहशतगर्दी कंट्रोल, ड्रोन रुक गए, आपको डेफिनेटली तमाम को ऑन बोर्ड लेना होगा, तब आप किसी मसले के हल की तरफ जा सकते हैं। जब तक आप नहीं लेंगे तो ये मामलात यूं ही बिगड़ते रहेंगे, जाएंगे। चलो ठीक हो गया। निहाल साहब आपने सुन लिया, बड़ा अहम मसला है। तो तमाम जो स्टेक होल्डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर है, वो गिला कर रहे हैं कि हमें इंगेज क्यों नहीं किया गया टाइमली। अगर इंगेज कर लेते, चले कंसेंसस तो हो जाता है इस पूरे मामले पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में अभी 2 लोग रहते हैं, एक पाकिस्तानी और एक इमरानी। जो इमरानी है वो किसी चीज़ में साथ नहीं है। जो पाकिस्तानी है, खा वो किसी भी राइट साइड के लोग हैं, लेफ़्ट के हैं, रिलीजियस ग्रुप है, मिडिल का है, कोई भी है, वो सारे लोग पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में खाते पीते, पाकिस्तान को परपना देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, वो एक तरफ है। अब रह गया किसको कॉन्फिडेंस में लिया गया, किसको नहीं लिया गया। अगर आपके घर में किसी दुनिया के किसी माशरे में भी कहीं जराइम होता हो तो क्या आप कहेंगे हम इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, ये करेंगे, चोर आके चोरी करके चला जाए, कातिल आके कत्ल करके चला जाए, तो आप कहेंगे नहीं पहले मोहल्ले वाले से पूछेंगे, दादा गए हुए हज पे वापस आएंगे फिर ऐसे चुको बताएंगे। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे किसी जान व माल और इमलाक को नुकसान पहुँचे और फिर रियासत के रेट को नुकसान पहुँचाया जाए, वहाँ पे ये नहीं सोचा जाता है। वहाँ पे साथ शामिल हुआ जाता है उन लोगों के साथ जो लोग चोर को, कातिल को, बदमाशों को रोक रहे होते हैं। 11 साल से आपकी हुकूमत है, आप कर क्या रहे हैं? हमने तो नहीं कहा हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर अगर कहीं पे जुर्म होगा तो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उसमें पुलिस हो, लेवीज हो, पाक आर्मी हो, वो खामोश नहीं बैठे रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी, अव्वलीन और आखिरी जिम्मेदारी यह है कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ें, उनको ठिकाने लगाएं। तो वो तो नहीं रुकेंगे, वो इंटेलिजेंस बेस्ड हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ना हो, या अचानक कोई हमला। क्या जब दहशतगर्द आते हैं तो ये बता करके आते हैं कि हम इंटेलिजेंस बेस कर रहे हैं? वो आते हैं हमारे मसाजिद में घुस जाते हैं, वो आते हैं हमारे उलमा को पे हमला का आवर हो जाते हैं, आते हैं हमारे पुलिस चौकी पे हमलावर हो जाते हैं, हमारे फौज के चौकियों पे हमलावर होते हैं। तो हमें भी किसी हमला करने या किसी को अपने जो मद्दे मुकाबिल क्रिमिनल्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो उनको फैसला खुद करना है, अटेंडम जो जहाँ पे है उसको देखा जाए। अब हमने ये नहीं कहा ऑपरेशन होगा, मगर याद रहे सबको कि 2013 में नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो अभी एग्जिस्ट करता है। उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसी के तहत हमने चलना है। और उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये कहीं नहीं है कि हम किससे मुदाकरात करें और किसको हम गुड और किसको बैड कहें। तो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यह है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए, वो तो हम करेंगे। मगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन एक बुरी बोल के ना सर, इस पे कंसेंसस भी तो बिल्ड करना है ना, मतलब कि जो ओपोजिशन है उसको भी साथ लेके चलना है, जो सिस्टम है उसके मुताबिक चले। जब देखिए प्लीज 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 मेरी बात सुने, कंसेंसस इसी को कहते हैं जब कोई पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, अगर सूबाई गवर्नमेंट है केपी में, तो ये उनके पास कंसेंसस है कि वो एलिमिनेट करे क्राइम्स को, वो जेल तोड़ने ना दें, वो थाने को तोड़ने ना दें, वो मस्जिद पे हमला करने ना दें। अगर वो ये सब चीज रोक देते हैं तो फिर कोई फेडरल गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। मगर अगर वो फेल हो जाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रोकें। ठीक है, हार्ट रेट की जान मतलब बढ़ रहे हैं कि मतलब कंसेंसस होता है, नहीं होता, हमने ऑपरेशन करना है, डेफिनेटली हुकूमत जो है पावर में है, इदारे हैं, वो करेंगे ऑपरेशन, आप ये कह रहे हैं। ठीक है ना सर, पहले APC की बात की तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी मतलब मालूम पड़ गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया था कि ये लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कमेटी का इजलास बुला लिया? नहीं, देखें, अगर यूँ होता तो 14 लोगों के नाम की लिस्ट PTI ना बनाती। ये नहीं था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये तो PTI का सच्ची बात है कि सबसे बड़ा अलमिया है कि उनकी जो पार्लिमानी फोर्स है वो उनके सोशल मीडिया के ताबे है। कि आपने देखा कि जैसे ही वो 14 रुकनी लेटर गया
तो माइनस इमरान खान के नाम से तमाम सोशल मीडिया पे इनके इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू कर दिया। इनकी राइट है, इनकी पार्टी का काम है, लेकिन जो लीडर्स हैं वो क्या सोच के वो घास खाते हैं। एक को इमरान खान ने चेयरमैन बनाया जिसका नाम बैरिस्टर गौहर है, और वो पार्लियामेंट में बैठता है, गौहर अयूब उसके अंदर है। उन चेयरमैन के हवाले से कहा जाता है कि एक जो पार्टी ने ट्वीट भी करनी होती है, जो बाहर से 3-4 अकाउंट्स चल रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, वो एक ट्वीट भी रुकवाने की पोजीशन में नहीं है। एक मिनट, बात यह है कि क्या बैरिस्टर गौहर कहीं से स्काईलैब आए हैं? उनको इमरान खान ने किया ना। सेक्रेटरी जनरल नामजद हैं, चेयरमैन नामजद हैं, ये इमरान खान ने किए हैं, ये पंजोता साहब ने नहीं किए। मैंने नहीं किया, आपने नहीं किए। तो कहीं तो किसी, यही तो मसला है मुत्तहिदा अपोजिशन के बनने में, कि जनाब आप समझते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन बना लें और मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे अच्छा अब हम चौक में निकल आए हैं तो ज़रा अडियाला से पूछ ले कि डी चौक जाना है या संगजानी जाना है। ऐसे नहीं होता। वो कहेंगे मुझे बताओ कि अगर आपको असद कैसर पे यकीन नहीं है तो किस पे है? किसी एक को बताओ कि जब फैसले करने होंगे तो वो कर सकेगा। देखिए ना, आपके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब अगर जेल में हैं, नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी पार्टी पार्लियामेंट की मीटिंगों में आती रही है, जो कंसेंसस पंजोता साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म नहीं बैठते थे, उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, चाहे वो अभिनंदन का इशू हो, चाहे वो दुनिया का कोई इशू हो, वो नहीं बैठते थे। तो फिर आप ये बात तो रहने देना कि जी ये इमरान खान साहब वहाँ को जेल से आके कोई नया फार्मूला दे देते। असल इशू ये है कि इनका बिल्कुल ठीक बात है, इन लोगों का ये मुतालबा होना चाहिए कि इमरान खान को रिलीज़ करें, इससे नहीं है। लेकिन जब आप नेशनल इश्यूज़ पे फैसला करने के बाद बैकआउट करते हैं, ये अलमिया है, और यही अलमिया इनके मुत्तहिदा अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनने में भी है। ये तो सही है ना कि हुकूमत ठीक कह रही है कि अगर बानी पीटीआई खुद जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम नहीं बैठते रहे, अपने लोगों को मैसेज दे देते थे कि इस तरह जाके डील कर लें, तो अभी भी इस तरह कोई मैसेज लेके उनसे आप लोग बतौर सियासी जमात उसमें शिरकत कर लेते। देखिए आदिल भाई, अगर तहरीक इंसाफ यानी जब खान साहब हुकूमत में थे, PM थे, उस वक्त उस दौर में अगर दहशतगर्दी कंट्रोल ना हुई तो फिर आप ब्लेम करें कि उन्होंने सीरियसनेस शो नहीं की। अगर उनकी पॉलिसी कामयाब हुई है और किसी नुमाइंदे को उन्होंने भेजा है या उसके अंदर जो उनका मौक़िफ़ था उसके मुताबिक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन की है और वो सक्सेसफुल गए हैं, तो फिर आप उन्हें कामयाब कहेंगे। दूसरी तरफ अगर इनसे सवाल पूछा जाए ना कि आप हमारे ऊपर ये बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा नवाज़ शरीफ साहब को भी बताइए कि वो उस मीटिंग के अंदर क्यों मौजूद नहीं थे, तो ये कहते हैं जी कि वो कोई वजह थी, बाद में पता चलता है जी कि उनका कोई प्रॉब्लम था, वो बीमार थे, डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है। लेकिन आज ही पता चला कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार उनको मिल रहे हैं, मुलाकात उनसे कर रहे हैं और वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान जाने का ऐलान किया, बलूचिस्तान जाने का ऐलान किया, यही बात है, तशवीश का इज़हार किया, वहाँ नहीं आए, फिर आपने फ़ौरन ही वो बीमारी का बहाना बनाया, फिर उसके बाद एक नया मौक़िफ़ आया कि जनाब बिल्कुल जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और अब बलूचिस्तान जाना चाहते हैं। अब तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि अडियाला जेल का दरवाज़ा जो है वो खुलता है तो वहाँ से डेफिनेटली वो सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। और आज अगर पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, चाहे सूबाई असम्बलियों में या नेशनल असम्बली में, तो वो तमाम के तमाम इमरान खान की सपोर्ट की वजह से हैं। इमरान खान के दिए हुए ये वो लोग थे जिनके बारे में आप कहते थे कि उसको खंबे भी नहीं मिलेंगे और खंबों को नहीं वोट पड़ेगा। ये सोशल मीडिया की जमात है और वो आवाम ने साबित किया कि सोशल मीडिया नहीं, ये आवाम की राय बन चुकी है। जो आज इमरानी और पाकिस्तानी का दावा कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अगर नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या दीगर इनकी इत्तेहादी जमातों की बात की जाए ना, तो इनके घर वाले भी अपने जो हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते। इसी वजह तो फॉर्म 47 लेना पड़ा। और बाकी जो पूरा पाकिस्तान है ना, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। इसी वजह से फिर ये उनको लक़ब दे रहे हैं कि ये इमरानी हैं। और उन पाकिस्तानियों से पूछिए ना, उन्होंने 8 फरवरी को फिर उस इमरानी होने का जो है वो साबित करके दिखाया ना, और इनको भी दिखा दिया कि आपके घर से भी आपको वोट नहीं पड़ा। देखें, दहशतगर्दी का मामला जो है ना, वो किसी सूबे का मामला नहीं है, वो किसी जमात का मामला नहीं है, वो पाकिस्तान का मामला है। और पाक फ़ौज हमेशा, हमारा कप्तान और हम तमाम लोग हमेशा ये कहते हैं ये फ़ौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं। लेकिन हमें ज़रूर उस बात के ऊपर हम तनकीद भी करते हैं, हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं। जब कोई एक बंदा, 2 बंदे कोई किसी रोल के अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते तो ज़रूर तनकीद होती है। उस तनकीद को आप ये कहें कि आप किसी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। और डेफिनेशन पढ़े ये रियासत की, आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 वाज़ह कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल असम्बली या उसके अलावा कोई भी लोकल या दीगर जितनी बॉडीज़ हैं जो जिनके पास इख्तियार है टैक्स इंपोज करने का, उसे रियासत कहते हैं। आपने तो रियासत के जो इदारे हैं, यानी असम्बलियाँ ऊपर हैं, ये अवान ऊपर हैं, जो इदारे हैं नीचे, उनको आपने कह दिया ये रियासत है। और ख़ुद से ही एक जनरेट कर रहे हैं कि
PTI के किसी तरीके से साबित कर लिए जाए कि ये दहशतगर्द जमात है, क्योंकि आप पॉलिटिकली हार चुके हैं और उस कुर्सी बचाने की खातिर आप हर हद तक जाएंगे, चाहे सोशल मीडिया को उसके बीच के अंदर लेकर आएँ, चाहे हमारी तकरीरों को लेकर आएँ, चाहे इलेक्शन डाके की बात करें या पीका लॉ की हम बात करें, मुकर्रर वक्त इलेक्शन की बात करें, चार दीवारी के तकद्दस की पामाली के ऊपर हम आवाज़ बुलंद करें, तो आप यही कहेंगे कि ये दहशतगर्द हैं। बेसिकली दहशतगर्द आप हैं जिन्होंने इस मुल्क का आइन जो है तोड़ा है और तोड़ के अवाम का मैंडेट चोरी करके इस पार्लियामेंट के ऊपर आके नाजायज तरीके से बैठ के और मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, जिस तरह हाशिम जिस तरह चलाना चाह रहे हैं चलेगा नहीं, वो कह रहे हैं मुल्क किस तरह, बल्कि मियां साहब की बात कर रहे हैं कि अब नेशनल लीडर हैं, वो अकेले बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, या कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, या वो आए नहीं, अब बलोचिस्तान जा रहे हैं, वो तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं। अच्छा ना होता यहाँ भी आते, कौमी सतह पर बैठ के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई बात करते, कंसेंसस डेवलप करते, बड़ा अहम मसला था। देखिए, एक तो जो हमारे दोस्त कहते हैं खान साहब के लिए दरवाज़ा खोलें, ज़रूर खोलें भाई। अगर अदालतें उनको बाइज्जत बरी कर दे तो आ जाएं, वो किसने रोका है उनको आज अगर वो जेल में है तो नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द कोर्ट ने उनको सजा दी है, कोर्ट में उनकी अपील ज़ेर समात है। कोई दुनिया की गवर्नमेंट कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकती, कोर्ट ही उनको छोड़ेगी और कोर्ट ही उनको सजा देती है। अब जहाँ तक रह गया मियाँ नवाज शरीफ के बलूचिस्तान जाने का, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह दूं, आमिर इलियास राना साहब बहुत जय्यद किस्म के सहाफ़ी, उनको पता है कि 2013 में जब कंसेंसस आया और मैं कराची में था, हमने इनिशिएट किया था कराची ऑपरेशन जो हमने पुरअमन किया। उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर डॉक्टर मालिक का भी पूरा भरोसा एतमाद है, फजलुर रहमान साहब का भी था, डॉक्टर अताउल्लाह मैगल साहब के था, सनाउल्लाह, मैं गवाह हूँ बहुत सारी चीज़ों का, और इतना पुरअमन हुआ और इतने अच्छे तरीके से उसको ऐसे अब हम वही तो हम सवाल कर रहे हैं जो अभी आप बाजी की जिसकी बात कर रहे हैं कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर बैठे, कंसेंसस डेवलप कर लिया बड़े अहम इशू पे, इस बार भी बैठते, स्पेस देते पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कि वो भी आते, कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता। अरे भाई मैंने कंप्लीट नहीं जी, मेरे भाई कंप्लीट नहीं किया मैंने मैं ये कह रहा हूं कि 2018 में जब इनकी हुकूमत आई और जिस तरह से आई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है कि आरटीएस किस तरह से बैठ गया। उस वक्त शायद मेरे दोस्त ये बात करते तो बहुत अच्छा लगता, आज 2024 की इलेक्शन की अगर वो डिस्कशन करें, 2018 को क्यों डिस्कशन करें। और अब रह गया बात, तो 2018 से ही पाकिस्तान में दोबारा से कानूनियत और दहशतगर्दी और अकरा परवरी और करप्शन उरूज पे पहुंचा है। और वो जो बीज 2018 में बोया गया था वो फिर अपनी तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। और वही दौर था जब आप कहते थे कि जनाब ये तो हमारे भाई हैं, इनको हमने घर में रखना है, घर में बसाना और लाना है। और अगर एक सीएम को फिगर्स पता हो और यहाँ तक के पता हो कि अफगान दहशतगर्द भी इसमें है और उसके बावजूद वो आराम से बैठे हुए हैं, और वो किसी आपके मुल्क में कोई बाहर का आदमी घुसा है और आप कहें जी नहीं जी ये हज़ारों में है, तो आप किस काम के लिए बैठे हुए हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका काम था, वो जो बच्चा शहीद हो गया, वो जो औरत शहीद होगी मस्जिद में, आपका जिम्मेदारी नहीं थी कि आप उसकी जान और माल की हिफाजत करते? आपने नहीं किया। यू फेल टू डिलीवर डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। आप जिम्मेदार थे, कोई और जिम्मेदार नहीं था। आप दावा करते हैं आपके पास वोट है, आप दावा करते हैं आपके पास हुकूमत है, तो आप ये भी दावा करते हैं कि हजारों लोग यहाँ पे मौजूद है दहशतगर्द, तो वो आप पकड़ते क्यों नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी है पकड़ना? हमारे बच्चों की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप जिम्मेदारी लेकिन बात हो रही है गवर्नेंस के गैप्स की ना। एक सिर्फ केपी के मामला नहीं है ना, केपी के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, चलो उसको साइड पे कर दे, बाकी 3 सूबों में आपकी हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये गैप 2018 में 2024 तक में भी आपकी इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट चले ना। सब ये जो गवर्नेंस गैप की बात कर रहे हैं, का आपको पता होगा, इदारे भी बात कर रहे हैं, उसकी वजह से फोर्सेस के जवान गवर्नेंस हमारे दौर में दुनिया की बेहतरीन थी। 5.8 पे हमारा जीडीपी था, डॉलर कहां पे था, पेट्रोल कहां पे था, रोडें बन रही थी। गवर्नेंस गैप तो उसमें कौन सा इदारा है जो उसमें शामिल नहीं है? मतलब आर्मी क्या गायब है उससे? नहीं गायब। क्या सियासी हुकूमतें गायब हैं? आज हम अभी मैं दोबारा अली अमीन गंडापुर से जब हम बात कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि मैंने पुलिस को ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने CDD कायम कर दी। मैं कहा 12वां साल आपकी हुकूमत का है। कहने लगा पिछलों को मैं जिम्मेदार नहीं। मैं कहा नहीं, PTI के तो जिम्मेदार सिर्फ आप हैं जो KP में PTI की गवर्नमेंट को भी और नहीं, उन्होंने कहा नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो आज की कर रहा हूँ कि मैंने अपनी फाइनेंशियल गैप्स पूरे किए हैं, मैं CDD को ठीक कर लिया है, मैंने 678 के कितने बंदे मारे हैं जो दहशतगर्द हैं, हमारी पुलिस ने मारे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो बिल्कुल किसी किस्म का पिछले 10 साल को वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी जिम्मेदार, जिसमें ये वजीर सूबाई भी रहे
जिसमें इनके भाई भी रहे, ये खुद वफाकी वजीर रहे और अब वजीर आला है। ये वो हुकूमत है, अब ये सिर्फ यही कुछ कर सकते हैं। शायद खटक साहब के 5 साल वफाकी हुकूमत मतलब यही बात सबसे पहले बताई गई थी जब ब्रीफिंग्स हुई, आप भी थे उस ब्रीफिंग में, जब बताया गया कि फंड्स कितने गए और केपी में क्यों सीटीडी कायम नहीं और पंजाब में किस तरह सेटिंग हुई और उसकी फ्रांसिक लैब के अंदर केपी से सारे लोग आते हैं। ये गैप हैं और अच्छा इसको मानना चाहिए कि ये मजमूई तौर पे गैप है। आप अगर सिंगल आउट करें कि ये जमहूरी हुकूमतों के गैप है तब भी नहीं। अगर आप कहें कि इसमें फौजियों का गैप अकेले का नहीं है, नहीं, सारों का गैप है। तो अगर एहसास हो रहा है तो सारे मिल के करें ना इसको। ये नहीं हो सकता जैसे नवाज शरीफ की अब बात हो रही है, मैंने संडे को खबर दी कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ के साथ जा रही हैं उम्रे पे और नवाज शरीफ लाहौर में ही होंगे। मुझे तो पता था कि वो नहीं जा रहे उम्रे पे, ठीक है। अब ये जो भी बात कर रहे हो मैंने अपने तौर पे चेक क्यों नहीं गए वैसे? नहीं था प्रोग्राम। देखे ना, मैं एक बीइंग जर्नलिस्ट में फ़ोन करूंगा क्या प्लान है जी, कौन कौन उम्रे पे जा रहा है, मुझे पता होता है ना। हम खबर करते हैं कि ईद पे कौन यहाँ होगा, लीडर्स पाकिस्तान में कौन होंगे, किस शहर में मनाएंगे, हमारा काम है ना बीइंग रिपोर्टर कि हमें पता होना चाहिए। तो मैंने मियाँ साहब का पता किया तो उन्होंने कहा नहीं वो उम्रे पे नहीं जा रहे, मरियम नवाज जा रही है। मतलब ये खबर थी ना उस दिन तो कि शहबाज शरीफ के साथ इतवार को हमने खबर दी। अब नवाज शरीफ मिल रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन आपको ये पता है कि वो बहुत कम, आज से नहीं बहुत अरसे से वो घर में आए हुए मेहमानों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। आप ये समझ लें बेगम कुलसूम नवाज का सानिया, जो कुछ इस मुल्क ने उनके साथ किया, ये इतना आसान नहीं है कि जो शख्स बिल्ड करे इस पाकिस्तान को और आप उसको ह्यूमिलेट करें और दुनिया का हर लकब उसके ऊपर डाल दें, फिर आपकी अदालतें ही उन्हें बरी करें ना। जिस तरह इमरान खान को 2 केसों में बरी कर दिया है ना, बिल्कुल। तो ये सारे कह रहे हैं ना कि जी बरी हो रहे हैं, तो बरी होना चाहिए। वो भी बरी हुए, इन्हीं अदालतों से हुए, उन्हीं अदालतों से सजाएं दी। बिल्कुल क्लियर कट था कि जस्टिस एजाजुल हसन का ठेका था कि नवाज शरीफ को हर सूरत में सजा दिलवानी है। ये ठेका लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैं ये आज से नहीं कर रहा। जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे मैं तब से कह रहा था, वो नैब के ऊपर भी चढ़ दौड़ते थे, बाकायदा बुला के ब्रीफिंग देते थे। मैं इसलिए बड़े आराम से ये कहता हूं कि जिस दिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मैं तब से बात करता आ रहा हूं, मैं तब से नहीं कर रहा। मैंने जब कहा था आपकी बातों में महसूस हो रहा है कि मियां सब सिस्टम से नाराज हैं। नहीं, वो खामोश हो गए। देखे ना, उन्होंने भाई को आगे कर दिया, बेटी को आगे कर दिया। अच्छा, क्या सिस्टम देखे ना, भाई वजीर आजम है, अब वो भाई को डिक्टेट करने आ जाए, बेटी को वो चलाना चाह रहे हैं कि वो खड़ी हो। मुस्तकबिल असासा उनका वो है। उसके साथ वो मरी में भी मीटिंग करते हैं, वो इस्लामाबाद में भी करते हैं, वो लाहौर में भी करते हैं कि उसको बिल्ड करना है उन्होंने सियासत में, उसको ही लाना है ना आगे। कि भाई साहब का भी उनको दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया तो नवाज शरीफ के कहने से बने हैं। आज नवाज शरीफ कह दें कि तुम स्टेप डाउन कर जाओ, अगला लम्हा शहबाज शरीफ नहीं लेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और वो तो ताल्लुक उनका माजी में भी हम देख रहे हैं। शरफ साहब ने बड़ी कोशिश की उनको अलग करने की, नहीं हो पाया। चलें अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि कौमी मामले पर सियासी जमातें एक पेज पे नहीं आ रही, लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो ईद के बाद किसी अलायंस की जानिब आगे बढ़ पाएंगी, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक जो है वो चला सकती है। पर साहब क्या लग रहा है इस मामले पे तो आप लोग कंसेंसस नहीं हो पाया, क्या हो पाएगा कंसेंसस अपोजिशन का ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? देखें आदिल भाई, जो बंदा इस मामले के ऊपर सीरियस है कि मुल्क का सोचे और मुल्क की बात करे, मुल्क में अमन के लिए कोशां हो, तो उसको बिल्कुल जो है उसमें सीरियसनेस शो करानी होगी। और जो हमने इसका ऐलान किया है कि हम तमाम जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसमें हुकूमती जितनी भी जमातें हैं, उसके अलावा जितनी अपोजिशन के अंदर जमातें हैं, तमाम लोगों को, चाहे वो अपोजिशन के अंदर उसकी कोई सीट है या नहीं है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम को हमारी ख्वाहिश है कि ताकि एक मुतफ़िक़ा तौर पर उसके ऊपर जो है वो राय कायम हो सके। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आप पार्लियामेंट को रात को 9, 10, 11, 12 और आए रोज़, मतलब यूँ लग रहा होता था कि अगले चंद लम्हों के अंदर 26वीं तरमीम जो है वो पास हो रही है, उस वक्त अगर आप पार्लियामेंट के इजलास भी बुला सकते हैं और सारे लोगों को उठू के और फिर उनको जो है वो लाया भी जा सकता है कि एक और जमात का है और इसका ज़मीर जाग गया है और अब ये वोट जो है 26वीं तरमीम को देना चाहता है, क्योंकि ये आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल के लिए 26वीं तरमीम बड़ी ज़रूरत है। और उसके असरात आप देख रहे हैं कि आज अगर जजेस के फैसले नहीं माने जा रहे, तो नून लीग का कल एक रहनुमा नासिर भट्ट वो कह रहा था कि ये 26वीं तरमीम के बाद जो है ना ये सारा मामला। मैंने कहा 26वीं तरमीम में ये भी लिखा है कि आपने जज का हुक्म नहीं माना। कहते नहीं उससे तब्दीली आ गई है ना, तो मतलब उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन उस सारे मामले के ऊपर अगर आप रात दिन पार्लियामेंट और सारा कर सकते हैं ना, तो इस सारे मामले के ऊपर भी आपको यूं ही सीरियस होना पड़ेगा, तब ही मसले का हल निकल सकता है। दूसरी बात इन्होंने की
कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर तब आएंगे जब केसों से बरी होंगे। आपने साइफर केस बनाया, अदालत ने जब हुक्म दिया, जब तफसीली फैसला है उसके अंदर कहा गया कि कोई शवाहिद ही नहीं है। आपने इद्दत केस के अंदर फैसला दिया, ऐसा केस बनाया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, यानी 1400 ऊपर समथिंग 46 है या क्या, उस पूरी इस हिजरी के अंदर आज तक जो है इद्दत के दौरान निकाह का केस नहीं बना। तारिक जमील ने बात की ना, उसके भी वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं, पैसे उनके अकाउंट में निकल आए। पहले तो नहीं निकले भाई, बाकियों के अकाउंट भी आप चेक करें। नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ का, क्या उन्होंने भी हिसाब दिया? मैंने शरीफ ख़ानदान के एक बेटे का देखा है, वो परसों चल रहा था कि वहाँ पर लंदन में उन्होंने टैक्स नहीं दिया 2016-17 में, तो उस टैक्स ना देने के ऊपर भी उनको 190 करोड़ के करीब जो है वो जुर्माना हुआ है। तो जैसे आप इधर हैं ऐसे ही आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप अपना हिसाब आपसे कोई मांगे तो आप उस बंदे के ऊपर उल्टा मलबा डालते हैं, फिर आपको डील करके नैब के अंदर तरमीमें करवा के लंदन बैठ के ज़मानत लेकर और फिर पाकिस्तान में आकर और फिर पूरा प्रोसेस, पूरे सिस्टम को यरगमाल बना के आपको क्लीन चिट दी जाती है और आप कहते हैं इमरान खान के और हमारे केसेस एक जैसे हैं। तोशा खाना में अगर घड़ी ली है, उसकी कीमत अदा की है, आपने तो गाड़ी ली नहीं जा सकती, आपने कैसे ली और आपको बरी कर दिया गया। उसके ऊपर दूसरा केस बनाया गया, वो उनकी एहलिया, आप पूरे खानदान, उनकी बहनें हैं, उनको JIT में बुला रहे हैं जी, पूरा आप नेटवर्क चला रही हैं। यानी आप जो फस्तायद कर रहे हैं उस पर कोई नहीं है। हमारे वर्कर्स शहीद हुए हैं, उस पर FIR ही दर्ज नहीं है। हमारे लोग नेटवर्क के हवाले से बात हो रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात है। 3 अकाउंट्स कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा मुबैना तौर पे उस तमाम मामले को फैसिलिटेट कर रही हैं। क्या लग रहा है इसमें मजीद कोई केसेस बनेंगे, कोई मजीद मुश्किल आएगी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी रेट्स कायम करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो आपने जो डाका डाला गया वो ठीक है, पीका लॉ भी ठीक है, 26वीं तरमीम भी ठीक है, उस तरमीम के अंदर भी ये अमेंडमेंट कर दी जाए कि आप एक जमात से दूसरी जमात की तरफ चले जाएं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते, वो भी ठीक है। इसी तरह से जजेस अपनी मजीद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाए जाएं, वो तमाम ठीक है। आपने अगर इंसाफ कायम करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आपकी मईशत आगे बढ़े, आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, तो आप मेरिट कायम करना होगा, रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो करें उस पर कोई तनकीद करे तो आप ये कह दें कि फलाना बंदा रियासत के वो खिलाफ है। आपकी ये सारी पॉलिसी, और मरियम की इन्होंने बात की, देखें वो गाइड करते होंगे पीछे से कि जनाब आप ये करो, लेकिन जितनी हमने परफॉर्मेंस देखी है, हमारी तरफ से कल एक वाइट पेपर जारी किया गया है, मोस्टली उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर स्टार्ट हुए हैं। मतलब आपके वहाँ पर बिल्कुल हेल्थ कार्ड हो, उसके बाद पनागाहें हो, मजदूर कार्ड हो, ये पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं आपके सामने गिनवा सकता हूँ कि तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, और उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा के, अपने फोटो लगा कर, ये नहीं कोई ये सोच भी सकता है कि कोई हॉस्पिटल सरकारी हो, सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर आप अपनी फोटो लगा दें। मैं अपने बेरे का बता देता हूँ, वहाँ पर फलाई मरकज है, वहाँ पर तस्वीरें मरियम साहबा ने अपनी लगवा दी। मैं हैरान था, मैंने कहा इधर उनका क्या ले लेना। उन्होंने कहा नहीं जी कि क्रेडिट तो लेना है ना, अब मुतलका जो MPs MNAs वो खुश कर रहे हैं कि ठीक है जी, वो मिनिस्टर भी हमारे इलाके से। ये परफॉर्मेंस देख लीजिए, परफॉर्मेंस से किस तरह आपकी बात करें। सेकंडली ये बताएं कि आप तो इस पूरे मामले को जैसे लेके चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद अलायंस बनाकर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है या इरादा रखती है, आपके सामने सूरत हाल, तो ये मजीद इंतशार नहीं फैलेगा? एक तरफ आप ऑपरेशन या जो दहशतगर्दी के मामला तो उसको कंट्रोल करने में लगे हैं, दूसरी जानिब बड़ी सियासी जमातें जो आपके खिलाफ एहतजाज कर रही होंगी। देखें, मोहतरम पंचोता साहब ने अभी कहा परफॉर्मेंस की बात की है, तो परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो 1 करोड़ मकान भी शायद बन गया है, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां भी मिल गई हैं, 50 लाख मकान भी बन गया है, 313 डैम भी बन गया है, मईशत बहुत आगे भी चली गई, $200 अरब भी आ चुके हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटरवे भी है, शायद बना के नहीं बना, मैं उनसे पूछूंगा। कराची टर्मिनल है, लाहौर टर्मिनल है, एयरपोर्ट का जीरा टर्मिनल है, अल्लामा इकबाल टर्मिनल है, या इस्लामाबाद के टर्मिनल है, या पावर प्लांट्स हैं, या सोलर एनर्जी है, या विंड सेक्टर है, या नीलम झेलम है, या ग्रीन बस है, या येलो बस है, या मेट्रो सर्विस है, या लैपटॉप है, या पाकिस्तान की GDP है, या पाकिस्तान की मईशत है, या पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम है, या पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर है। अगर ये सब नवाज शरीफ ने नहीं बनाया तो फिर परफॉर्मेंस नवाज शरीफ की नहीं है, और अगर नवाज शरीफ ने ये सब कुछ बनाया है तो फिर नवाज शरीफ का मुकाबला कोई XYZ नहीं कर सकता। एक बात बड़ा वादे है। और जहां तक रह गया हॉस्पिटल में तख्ती लगाने का नाम,
तो शौकत खानम के भी तख्ती में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही नाम लगा हुआ कि उन्होंने जमीन भी दिया था और नगद अपने जेब से 50 करोड़ रुपया भी दिया था। तो बात सारी है कि मुआवजा 3.5 साल में क्या इस शहर में, इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी? 3.5 साल में जो इनकी हुकूमत थी, क्या उस जमाने में पाकिस्तान तनहा नहीं हो गया था? 3.5 साल में क्या पाकिस्तान में लोग आ रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आप अपने अदवार को बताएं कि आपने अवाम को क्या दिया, और अपोजिशन क्यों आपके साथ बैठेगी? जिन अपोजिशन को आपने बुरा भला बुरा, हमें खुशी होगी अगर अपोजिशन बैठे कंस्ट्रक्टिव बात करे, कहे कि गवर्नेंस बेहतर करे, कहे कि जनाब आपने जो अपने मंशूर में बात की थी कि ये काम आप करेंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, इतने डैम बनाएंगे, इतनी नहरें बनाएंगे, इसके कॉलेज बनाएंगे, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। मगर अगर आप अपोजिशन को सिर्फ अपनी जात के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर नाकाम होंगे। और दूसरी बात, हर बात शुरू होता है इमरान खान से, खत्म होता है भाई पाकिस्तान इज नॉट इमरान खान। इमरान खान को शायद 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया हो, मगर इस मुल्क में 24-25 करोड़ लोग रहते हैं। तो पाकिस्तान वो नहीं है। पाकिस्तान एक जीता जागता हकीकत है जिसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो भाई जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनका मुल्क है और वो 25 करोड़ लोग हैं। फर्द वाहिद का कोई मुल्क नहीं होता। फर्द वाहिद बादशाहत में भी जो बादशाह है वो भी नहीं कहता कि ये मेरा है और मेरे राज चलेगा। तो फर्द वाहिद को आप एक साइड रख करके पाकिस्तान के साथ आके खड़े। अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया होगा, अगर अवाम में बहुत मकबूल होंगे, अगर अदालतें समझती हैं कि वो उनके साथ नाइंसाफी हो तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। मगर आप पाकिस्तान को दौ पे ना लगाएं किसी फर्द वाहिद के लिए। ठीक है, चलें जी, आपको पढ़ा कर साहब ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या अलायंस बनता हुआ ईद के बाद नज़र आ रहा है? जो हालात हैं बन जाएगा, और अगर बन जाता है, तहरीक चलती है तो वो इंतशार नहीं पैदा करेगी मुल्क में? मैं 2-3 चीज़ें पंजोता साहब ने जो कही ना, और आपने जो कुछ की, देखे ना 26वीं तरमीम पे ज़मीर जागे, वो सेनेट के चेयरमैन पे भी जागे थे। फैसल जावेद, शिबली फराद, मुराद सईद सब कहते थे कि ये इनके ज़मीर जागे। और कैमराज भी निकले। मरहूम हासिल बजिंजो ने कहा था ना कि जनरल फैज़ को जानते हैं। हाँ, मतलब कौन है वो? ये असल इशू ये है कि हर बंदे ने अपने दौर में यही काम किया है और फिर आके हमें और आपको सुनाते हैं कि जी ये इस दौर में ये हुआ। ये आपस में नहीं बैठते। गलतियां पिछली मान लेना तो बहुत कुछ हो सकता है। अब जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा है हलीमा खान का, मुझे ये बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही इसमें कसूर क्या है? इमरान खान जो बोलते हैं, इनके भाई इंतज़ार पंजोथा वो लिखते थे, वो बाद में फैसल फरीद लिखने लग गए, उनकी बहनें लिखने लगी, और इमरान खान अगले दिन ऑन करते हैं उन्हें कि हाँ मैंने ये पैगाम दिया। और ये बात मैं कोई 10 दफ़ा अपने रिपोर्टर इमरान असगर से पूछ चुका हूँ। जब भी अदालती कार्रवाई हुई, जो इमरान का ट्वीट आया मैंने चेक किया, उन्होंने कहा जी 100% उन्होंने कहा है। तो एक तो बात यह है कि ये सनसनीखेज़ी ना हमारे इदारों को भी ख़त्म कर देनी चाहिए। आपसे पकड़ने हैं ना तो पकड़ें, ये पीका शिका का ड्रामा लगा के इतने दिन से बैठे हुए हैं, केस बनाए, ठोक के बनाए, ट्रिब्यूनल्स में भेज दें। ये क्या है मीडिया ट्रायल किसी का भी? भाई वो बहन है इमरान खान की और वो कह रही है कि मैं करती हूँ ऑपरेट, मैं ऑन किया टीम, बिल्कुल ये भी जाते हैं अब। लेकिन मैं एंड पे उस अपनी एक बात करके इनसे एक सवाल आपकी इजाज़त से पूछूं जी, ताकि शायद कोई खबर भी बने। जी जी, मतलब ये अलायंस तब बनेगा जब इमरान खान अपनी पार्टी पे ट्रस्ट करेंगे कि भाई फ़लाँ 2 लोगों के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, फैसला अगर करना है मेरे बगैर तो ये करेंगे तो मैं उसे ऑन करूँगा, उस दिन इत्तेहाद बन जाएगा। कोई बंदा इस चक्कर में इनके साथ यूँ नहीं बैठेगा जब तक कि जी अडियाला से पूछेंगे और आएंगे। फैसला तो मौके पे करना होता है। खबर ये दे सकते हैं कि चूँकि बार बार हर रोज़ ये बात होती है कि जी वो हमारी सियासी लीडरशिप की मुलाकात नहीं होती, ये सियासी लीडर के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान खान ने एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान के जवाब में क्या कहा है, उनकी डिमांड्स के बताएं जी। देखें आदिल भाई, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो, क्योंकि राजा साहब जो है उनको उनका पैगाम जो है वो उन्होंने लेकर जाना था और उन्होंने अलहदा खान साहब से बात की, और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए डेफिनेटली तहरीक इंसाफ या दीगर जितनी इत्तेहादी जमातें हैं वो मिल कर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि वो इस सारे अमल में जो कि हम पूरे मुल्क की खातिर जो है वो कर रहे हैं वो उसमें साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद हमें और उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। खबर नहीं दे रहे, मतलब कि हाथ भी नहीं करेंगे मौलाना के साथ, मतलब ये भी मौलाना को किस तरह खदशा है कि आगे जाके कि मेरे साथ हाथ ही ना हो जाए? नहीं, देखें अगर उनके कोई खदशात हैं तो तमाम खदशात को दूर किया जाएगा। जब खदशात दूर होंगे तभी वो हमारे साथ चलेंगे ना। ईरान साहब जो खबर पूछ रहे हैं वो भी दे दें, वो बड़ी नहीं, कोई ऐसी खबर इसके अलावा है नहीं। आपके पास होगी डैट्स माफी मांगेंगे। जो बात है वो मैंने आपको बताई है, और जो उन्होंने चार्जशीट की है ना मेरे सामने, तो तमाम तर काम जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर किए हैं ना, मैं वो गिनवाऊंगा ना तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं लिख कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूंगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जितने दौर के अंदर जितनी दफ़ा हुकूमत की है पाकिस्तान में, जैसे दूध की नहरें बह गई और अवाम जो है वो इनको सपोर्ट 18 में भी उनको किया,
चलिए ये एक निहाल साहब ने वैसे क्वेश्चन भी 24 के अंदर भी किया, की भी बात की कि 24 के अंदर भी किया, और कौम इनके पीछे खड़ी है, यानी इनके इतने काम इसका जवाब बानी जो रवैया रहा मौलाना के साथ, बानी पीटीआई का जिस तरह उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, उस पर किसी स्टेज पे जाके माफी भी मांगेंगे मौलाना से? देखें, मौलाना साहब से जब सवाल किया गया था ना कि आपका ये मौक़िफ़ था, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जब आपका इख्तलाफ होता है किसी के साथ तो आपकी राय आपके डेफिनेटली आप तनकीद भी करते हैं और बात करते हैं। अब मामला है मुल्क का, मुल्क की खातिर जो है वो मौलाना साहब भी आगे हाथ बढ़ा रहे हैं और खान साहब ने भी बिल्कुल कहा है कि हर उस जमात को एंगेज कीजिएगा। अब उसके अंदर कीड़े निकालना तो एक अलग चीज़। ठीक है ना साहब, 40 सेकंड है, वो जरा खबर बता दें, आपके पास डेफिनेटली होगी, वो क्या है मौलाना की? नहीं, असल में तो इन्हीं के पास है ना। देखें, 2 महीने से मौलाना को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि सियासी कुव्वत हमारी क़यादत को मिलने नहीं दे रहे इमरान खान से, जबकि सेक्रेटरी जनरल हर वीक में मिलते हैं, चेयरमैन हर वीक पे मिलते हैं। और सियासी क़यादत किसको कहते हैं? आप कहेंगे कि जी वो तो बतौर वकील मिले, भाई वो बतौर सेक्रेटरी जनरल भी तो हैं, बतौर चेयरमैन भी तो हैं। तो ये जो जवाब नहीं जा रहा ना, यही असल मसला बना है। इमरान खान को बताना है मौलाना फजलुर रहमान के वो तहफ़्फ़ुज़ात जो असद कैसर की मौजूदगी में बताए गए, और अब इन्होंने ये भी मान लिया कि सलमान अकरम राजा ने अलहदगी में उनसे बात की है। तो ये कब तक छुपाएंगे? क्योंकि वो तो PDM की तर्ज का जो ग्रैंड नेशनल एजेंडा है ना, आप जब वो आएगा ना, वो आप देख लीजिएगा PDM का जो एजेंडा था वही इनका है, ऑलमोस्ट वही है, हमारी कोई फर्क नहीं है। हमारी तरफ से असद कैसर साहब वो लीड कर रहे हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। असद उमर साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, साहबजादा हमद रज़ा साहब हैं उनको नहीं मिलने दी जा, और हमारे तादी हैं, हमारे साथ अलामा नासिर साहब हैं, उनको नहीं मिलने दी जा। जुमरात का दिन जो है वो मुकर्रर है और फ्रेंड से खान साहब मिल सकते हैं 6 महीनों के अंदर। सिर्फ एक मुलाकात हुई है, वो भी ट्रायल के दौरान, और ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं करवाई जा रही, क्योंकि मौलाना के जो खदशात हैं वो बानी पीढ़ी उनको एड्रेस कर देंगे, अलायंस बन जाएगा। आप ये कह रहे हैं एक मुलाकात की दूरी पे सारा मामला नहीं? देखें, वो तो बातचीत चल रही है ना, लेकिन डेफिनेटली मुल्क की मसाइल इतने चल रहे हैं तो मुलाकात क्यों मुलाकात होनी चाहिए। ठीक है, चल निहाल साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों को मुझे इस सेगमेंट को रैप अप करना है। उसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बात करेंगे। उससे पहले अब ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अखुवत फाउंडेशन के हवाले से। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मुल्क भर में इसके जो फलाई अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जो है, इस महीने में अमूमन जो अतियात और ज़कात हैं इसको देने का रुझान बढ़ जाता है, तो अपने अतियात वगैरह देते वक्त अखुवत फाउंडेशन को भी याद रखें। आज हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तो आपका अदारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा देर बताइएगा कि गरीब जो अफराद हैं उनको कर्ज देने के हवाले से अब तक कितना कर्ज आपका इदारा दे चुका है, और सेकेंडली उसका जो रिकवरी का तनासुब है वो कितना रहा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपके तवसत से पूरे अहले पाकिस्तान को अखुवत के बारे में और वैसे भी देने की जो लज्जत है उसके बारे में आप आशना कर रहे हैं, तो दिस अ ग्रेट प्रिविलेज। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दुनिया है वो तब्दील होती है मेहनत से, काम से, भीख से नहीं होती, खैरात से नहीं होती। तो इसी नुक्ते नज़र, और हम जिस दीन के पैरोकार हैं उसमें तो इज़्ज़त नफ्स की अहमियत ही बहुत ज़्यादा है। तो हमारा तरीक़ाकार यह है कि हम कहते हैं कि भीख नहीं मांगो, काम करो। वी डोंट गिव फिश, वी टेल पीपल हाउ टू फिश। क्योंकि आप किसी को हर रोज़ खाना नहीं खिला सकते। ठीक है, जो बहुत बूढ़े हैं, जो बेवाएं हैं, जो माजूर हैं, वो तो हमारे सीने में बसते हैं ना, उनकी मदद तो करनी है। लेकिन जो आदमी काम कर सकता है उसको काम ही करना चाहिए। तो इस नुक्ते नज़र के मुताबिक हमने कहा कि हम एक कर्ज हसन का प्रोग्राम शुरू करेंगे ताकि लोगों को लेने की आदत ना हो, बल्कि वो लेने के बाद उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें और फिर खुद देने वाले बन जाएं। तो इस एतबार से पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेके कबायली इलाका जात से लेके आज़ाद कश्मीर से लेके KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और कराची के साहल तक तकरीबन 800 हमारे दफातर हैं। और उन दफातर के ज़रिए से अब तक हम 6 मिलियन लोन्स यानी 60 लाख कर्जे दे चुके हैं। बाज़ लोगों ने कर्ज़ों को 2 दफ़ा लिया, 3 दफ़ा लिया, क्योंकि जो वो आगे बढ़ते हैं
उनके कारोबार में इजाफा होता है तो किसी और को भी मुलाजम रखते हैं तो उनको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। तो अब तक हम 42 लाख ख़ानदानों को सर्व कर चुके हैं इसी जज्बा के तहत कि उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है और फिर उउनको देने वाला अल्लाह ताला के हुक्म ठीक है। ये 233 अरब का फिगर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। 262 के करीब हो चुका है। अच्छा, 262 हो चुका है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दें, आप बता रहे हैं कि लोग बारहा मतलब एक बार लिया पैसा वापस कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई किया, दोबारा मिल गया, मतलब कि लोग रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। या पाकिस्तान में तो वो रुझान है लोग बिजली का बिल नहीं देते तो आपसे जो कर्ज लेते हैं वापस भी कर देते हैं बासानी। नहीं, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि पाकिस्तान के लोगों पर तोहमत खामखा लगा दी गई है कि ये बददयानत है। अगर ये खुदा न खास्ता बददयानत होते तो हमने ये जो 260 अरब दिए हैं इनकी वापसी की शरह 99.9% क्यों होती? ये एक सवालिया निशान है इस तर्ज अमल पर, इस गुफ्तगू पर या इस तासर पर कि हमारे लोग अच्छे नहीं हैं। हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम खामखा उनको बुरा क्यों बनाएं? अगर आप उनको दयानत से, अमानत से, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ और सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीका मवाखात के तहत दोस्त बना के मदद करते हैं तो ये उस दोस्ती का भरम रखते हैं। मतलब जिस जज्बे के तहत आप लोग उनको देते हैं पैसे, उसी जज्बा मतलब वो उसी नोयत का जज्बा उनमें भी पैदा है कि अगर आप लोगों ने उनकी हेल्प की है तो बासानी आपको आकर जो है 99% जो रेशो है उसके मुताबिक पैसे भी वापस करें। बड़ी अच्छी बात है। चलें ये बता दें कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है अखुवत जो है फ़रोग़ तालीम के लिए क्या कर रही है, वो कौन कौन से ऐसे मंसूबे जो आपने शुरू कर रखे हैं जिससे पाकिस्तानी कौम जो है उसको भी आपके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है? जी, उसमें देखें, दूसरा हमारा जो एक काम था कर्जों के अलावा, फिर हमने कहा कि आला तालीम के लिए भी अगर कर्जा बगैर सूद के देना है तो तालीम बगैर फीस के देनी चाहिए उन बच्चों को जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं है। तो हम उनको तालीम देते हैं, आला तालीम, और वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो 10 साल बाद या 15 साल बाद जब किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे तो अपनी फीस अदा करेंगे। यानी यहाँ भी हमने ये मदद, भीख, इस किस्म का तासर नहीं रखा, बल्कि उनको कहा कि आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम हमारे बेटे हो, तुमने 10 साल बाद ये पैसे लौटाने हैं ताकि तुम्हारा कोई और भाई पढ़ सके। तो इसके तहत हमारे मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, लाहौर में, चकवाल में, फैसलाबाद में तालीमी इदारे हैं। लेकिन इन तालीमी इदारों की खुसूसियत यह है कि ये रेजिडेंशल हैं, यानी इन शहरों के बावजूद पूरे पाकिस्तान से 20% बच्चे हर सूबे से यहाँ आके पढ़ते हैं। तो ये एक नेशनल स्पिरिट कायम होती है। और सबसे बढ़कर यह है कि आप लोगों को ये एहसास देते हैं कि मेरे पास अगर सलाहियत है, पैसा नहीं है, तो फिर भी मेरे लिए तालीम के दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तानी कौम ही टोटल आपके साथ कोऑपरेट कर रही है इस पूरे मामले में कि हुकूमत की जानिब से कोई फाइनेंसिंग होती है अदारे को? जी, हुकूमत के साथ जो है माइक्रो फाइनेंस कर्जों के बारे में हमारी बहुत सारी मुश्तरका स्कीमें हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन्स फॉर एंटरप्राइजेस एंड फॉर एग्रीकल्चर, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और फिर हाल ही में हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, वज़ीर आला पंजाब ने, कि उसका नाम है अपनी छत अपना घर। तो उसमें अब तक हम 20,000 लोगों को मुंतखब करके हुकूमत के उस मयार के मुताबिक ये कर्जों की रकम फराहम कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों में, बलोचिस्तान में भी हुकूमत के साथ मिलकर कर्जों की फराहमी का काम करते हैं, KP में भी करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी करते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी करते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के तावन से डॉक्टर साहब यहाँ पे बड़े एक अहम जो है आपका अदारा जो उसके लिए काम कर रहा है वो जनाब ख्वाजा सराह है। हमारी सोसाइटी ने उस तरह से जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट थी हमने वो नहीं दी, बहुत सी चीज़ें उस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ हुई सोसाइटी में। आपका इदारा इनके लिए क्या कर रहा है ख्वाजा सराहों के हवाले से? जी, ये जो ख्वाजा सराह है, आप जैसे आपने फरमाया कि ये सबसे मजबूर तबका है, तो हमने 40 बरस की उम्र से बढ़कर जो ख्वाजा सराह हैं जिनको हर तरह की बीमारी है, स्किन डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, बीनाई नहीं है, समात कमजोर है, तो इनको हम मुल्क भर में अपने साथ रजिस्टर कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी रकम माहाना बुनियादों पर इनको मिल जाती है।
वो रकम इस काबिल तो नहीं होती कि ये मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करें, लेकिन बहरहाल एक सपोर्ट प्रोग्राम है, कुछ थोड़ा सा इजाफी रकम उनको मिल जाती है जिससे ज़िंदगी की सख्तियाँ कम हो जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है कि माशरे के सबसे निचले सतह पे गिरे हुए हमारे अजीज बहन भाई हैं, उनको भी कोई गले तो लगाए ना, उनका भी तो जिंदा रहने पर हक है, उनके भी तो ख्वाब हैं, वो भी तो हंसना चाहते हैं। उनके पास ना कपड़ा है, ना जूता है, ना घर है। आपको पता ही है जैसे ये मुख्तलिफ चौकों में चौराहों में खड़े होके मांगते हैं और हम खुद ही मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, गाड़ी का शीशा चढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि नहीं, इनको भीख नहीं मांगनी चाहिए, किसी को भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। नहीं, बहुत शानदार आपकी जो है काबिल सताइश है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है। डॉक्टर साहब, एंड में एक तो ईद की आमद है, एक तो ईद के हवाले से किस तरह आप जो है वो लोग जो डिप्राइव तबका है पाकिस्तान का, जो उस तरह से शामिल नहीं हो सकता खुशियों में, उनके लिए क्या कर रहे हैं? और सेकेंडली कोई मैसेज जो पाकिस्तानी, जो 25 करोड़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ा एक ही पैगाम है कि अगर एक शख्स भी ईद की खुशियों से महरूम रहा तो इस बात का खदशा है कि रहमत खुदाबंदी हमसे नाराज ना हो जाए। एक शख्स भी गरीब है तो हम सब गरीब हैं। एक शख्स भी ईद के दिन नए कपड़े अगर पहनने से महरूम है तो इसका मतलब यह है कि हमने इंसानी इकदार का ख्याल नहीं किया। तो इस ईद पर हमें इर्द गिर्द देखना है अपने गली मोहल्ले में कि कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो हंसने और मुस्कुराने से महरूम है। अस्पतालों में जाएं, यतीम खानों में जाएं, कच्ची बस्तियों में जाएं। ईद के दिन सिर्फ अपने अजीज़ो अकारब के साथ हंसना खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंद घंटे अगर इन 5 छुट्टियों में हम किसी अस्पताल में गुजार दें, किसी ऑर्फनेज हाउस में गुजार दें, किसी दूर दराज कच्ची बस्ती में चले जाएं, किसी ऐसी स्लम्स में चले जाएं। कराची में कचरा कुंडी के नाम से सैकड़ों बस्तियां आबाद हैं, जहां पर आप जाएं तो जानवर, गधे। ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं ईद जो नाम ही है वो खुशियां मनाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करने का है। डॉक्टर हमजा साकिब साहब बानी हैं, चेयरमैन हैं फाउंडेशन, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बेतहाशा अच्छे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, आप भी इसको एहतियात दे सकते हैं, ज़कात अपनी दे सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर इसको सर्च कर इनके काम को देख कर आप फैसला कर सकते हैं कि इसको किस तरह इनको आप हेल्प कर सकते हैं, जो इनका मिशन है उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।